विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये टॉपिक क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। MP बोर्ड के अलावा दूसरे भी जितने भी अलग अलग बोर्ड अलग अलग स्टेट्स में चलते हैं उनके लिए भी वैसे ये MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। किंतु विशेषकर ये प्रश्न जो है यह MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स, उसके हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, क्लास 12th फॉर MP बोर्ड स्टूडेंट, यूनिट 6 इकाई 6 यूनिट का नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, ये आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहां पर आपको आपकी जो 10 यूनिट है कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की 10 यूनिट जो दी हुई है, उन 10 यूनिट के पिछले 12 वर्षों के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन हमारे वीडियो लेक्चर वहां पर उपलब्ध है और इस YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ में क्या देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर इसका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड यानी KI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी SN1 अभिक्रिया के प्रथम चरण में क्या बनता है? तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 चरणों में होती है, आप अच्छे से जानते हो। तो पहली रिएक्शन में होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव एसिटिलीन इन ऑन हीटिंग विद सिल्वर डस्ट। निम्नलिखित में से किसको सिल्वर पाउडर यानी चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करने पर वो एसिटिलीन देता है? तो विद्यार्थियों, इस रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर आपको आंसर समझ में आ गया और रेड मार्क हमने किया हुआ आयोडोफॉर्म बता रखा है। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दोनों क्या करते हैं? यदि यहाँ पर आयोडोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म होता तो वो भी सही आंसर हो जाता। रिएक्शन क्या होगी उसकी तरफ मैं ले चलता हूं। तो यदि आपने यहाँ पर लिया CHCl3 या आपने लिया CHI3, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग लेंगे 6 मॉलिक्यूल Ag के। कितने मॉलिक्यूल ले लिए? सिल्वर के 6 मॉलिक्यूल ले लिए और फिर इसकी रिएक्शन आपने करवा दी CHCl3 के एक मॉलिक्यूल से और वापस यहाँ आपने करवा दी CHI3 के एक मॉलिक्यूल से, यानी 2 मॉलिक्यूल आपके क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के होंगे। तो आपकी रिएक्शन कैसे हुई ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से पूरा बाहर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं Cl3CH यानी ये बाहर चला गया। तो बचा क्या है विद्यार्थियों? तो आप देखोगे यहाँ पर सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि क्या बन जाता है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी ये रिएक्शन होगी, यहाँ से I3 जाएगा, यहाँ से I3 जाएगा और यहाँ से 6Ag जाएगा। तो बचा क्या है? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आंसर इसका एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज फ्रेयॉन। फ्रेयॉन किसे कहते हैं? तो फ्रेयॉन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पहले याद रखिएगा फ्रेयॉन क्या है? तो फ्रेयॉन CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो फ्रेयॉन का फार्मूला, तो अब आप देखो यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन कहां पर दिखाई दे रहा है? तो आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो इसमें आप देखोगे क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों है, तो इसको हम फ्रेयॉन कहते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? तो CX बॉन्ड जो होता है पोलर नेचर का होता है। तो प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज CX बॉन्ड। तो विद्यार्थियों, CX बॉन्ड यदि मैं बारे में बात करूं तो CX का C और X के बारे में बात होगी। तो X का मतलब आप अच्छे से जानते हो क्या होता है? तो X का मतलब या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, मतलब हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, विद्युत ऋणात्मक प्रभाव के बताते हैं।
तो इसलिए ग्रुप नंबर 70 पूरा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो इसलिए कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और X यानी हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइड होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलर बोल सकते हैं। तो ये ध्रुवीय प्रकृति का यानी कि पोलर नेचर का होता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो डेफिनेटली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक है, यानी कि फ्रेऑन जो है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर CCl2F2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, द कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन एटम इन एराइल हैलाइड, यानी एराइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है विद्यार्थियों? तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे बता रखा है, कौन सा होगा, sp2 होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं आपको समझा देता हूं कि sp2 कैसे होगा। देखो, यदि हम बात करें एराइल हैलाइड की, तो एराइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? तो एराइल हैलाइड का मतलब हो गया यहां पर C6H5Cl या X। अब यहां पर ये क्लोरीन और ये जो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो सर ये समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, तो चलो उस की तरफ ले चलता हूं आपको समझाने की तरफ। तो देखो मैं यहां बना देता हूं, यहां पर मैंने लिखा कार्बन, बेंजीन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उस बेंजीन को बताता हूं और फिर यहां से आपको मैं समझा देता हूं। तो मैंने लिखा कार्बन, फिर यहां पर भी लिखा कार्बन, यहां पर भी लिखा कार्बन, यहां पर भी लिखा कार्बन, यहां पर भी लिखा कार्बन और यहां पर कार्बन, यानी मैं क्या बेंजीन की तरफ जा रहा हूं। और यहां पर मैंने लिख दिया Cl, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और पांचवा हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरीके का कंडीशन बनती है। अब आप देख रहे हो इस कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके? 3 बन रहे हैं। तो एक बॉन्ड तो S प्रकृति को बताएगा और 2 बॉन्ड P नेचर को बताते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा उसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ध्यान रखना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 8, एथिल आयोडाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो देखो प्रश्न क्रमांक 8 जो दिया हुआ उसमें क्या बताया गया है कि एथिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिलीन बनता है। तो प्रश्न ये आता है कि सर ये एथिलीन बना कैसे? तो देखो उस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं वापस, इसको सॉल्यूशन बताता हूं। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एथिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ले जाना है। तो देखो एथिल आयोडाइड, तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मैंने यहाँ लिखा C2H5I लिख दिया। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दिया? इसका रिएक्शन मैंने KOH के साथ करवा दिया, बिल्कुल साथ करवा दिया। क्या होगा? तो देखो अल्कोहलिक KOH, तो ये KOH जो है वो कौन सा मीडियम है उसका? अल्कोहलिक मीडियम है। तो यहाँ से विद्यार्थियों I जाएगा, यहाँ से K जाएगा, क्लियर, और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। तो यहाँ बचा क्या है? तो यहाँ पर बचा हुआ C2H4 प्लस क्या निकला? KI प्लस क्या बाहर चला गया? यहाँ पर बाहर चला गया H2O। तो C2H4 यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया? एथिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखना एथिल आयोडाइड और एथिल, व्हाट विल बी द ऑब्टेन हीटिंग ऑफ द एथिल आयोडाइड विद द अल्कोहलिक KOH, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हीटिंग C2H5OH विद आयोडीन एंड बेस द प्रोडक्ट फॉर्म इज, यानी C2H5OH को आयोडीन और बेस के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो रिएक्शन याद रखना उसमें आयोडोफॉर्म बनता है, यानी CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, रेशिम विधि किसके काम में आती है? तो ये क्लोरोबेंजीन या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, इनको बनाने के काम में आती है, यानी एल्काइल हैलाइड या फिर हम ये कह सकते हैं हेलो एल्केन के बनाने के काम में आती है। प्रश्न क्रमांक 11, द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड प्रोड्यूस मेनली, क्या कह रहा है? टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? तो आपका आंसर हो रहा आइसोब्यूटिलीन बनेगा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? आइसोब्यूटिलीन बन जाएगा। अब आइसोब्यूटिलीन कैसे बनेगा? तो सोडियम मेथॉक्साइड जो क्या करता है उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न की तरफ वापस ले चलता हूं आपको मैं। यहां पर क्या कहा गया है कि टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सोडियम मेथॉक्साइड। देखो रिएक्शन को मैं लिख देता हूं, टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो मैंने लिखा कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर मैंने लिख दिया Br, टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका फार्मूला है। चलो ये लिखा टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हुई? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। मेथॉक्साइड का मतलब यहां पर CH3O Na हो जाएगा, तो यहां से Br बाहर चला गया, यहां से Na बाहर चला गया,
तो आपका माइनस क्या हो गया, तो सर सोडियम ब्रोमाइड हो गया। अब बचा क्या हुआ है, तो इस Br की जगह पर कौन आ जाएगा, देखो इस Br की जगह पर यहाँ पर Br गायब हुआ और यहाँ से क्या गायब हुआ, Na गायब हुआ। तो यहाँ ये जो ग्रुप है यानी ये ग्रुप उठकर कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ OCH3 आ जाता है और इसी का नाम है आइसोब्यूटिलीन कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। चलते आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, which of the following undergoes nucleophilic substitution reaction by SN1 reaction, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन SN1 तंत्र के द्वारा किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड, करेक्ट आंसर बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक वुड बी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बढ़ता क्रम क्या है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी का बढ़ता क्रम, आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की, तो आपको ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, which of the following is the most reactive toward SN1 reaction, अब SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो देखो विद्यार्थियों SN1 की रिएक्टिविटी मैं आपको बता दूं, SN1 की रिएक्टिविटी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 डिग्री जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम हो जाता है आपका CH3X हो जाता है। क्लियर है, तो जहां पर जितना ज्यादा क्राउडनेस इकट्ठा हो रहा है, जहां जितनी ज्यादा भीड़भाड़ इकट्ठी हो रही है, वो उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्टिविटी बताएगा। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे सबसे ज्यादा भीड़भाड़ कहां इकट्ठी हो रही है, यहाँ तो आपको भीड़भाड़ इकट्ठी होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अपने कैरेक्टर को बताएगा SN1 के लिए। चलो अगला रिएक्शन, प्रश्न क्रमांक 15, CH3CH2CH2Br यानी कि प्रोपेन ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ होगी, तो यहां पर प्रोपेन साइनाइड या साइनोप्रोपेन बन जाएगा। इस रिएक्शन में सबसे तेज कब होगी, तो ये ऑप्शन आप याद कर लो, इसका करेक्ट आंसर है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या होगा, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 का सी ऑप्शन। देखो इट इज फेवरेट बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि ये जो है इथेनॉल, मिथेनॉल, पानी, ये तीनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ध्यान रखना कौन से होते हैं, पोलर, और ये रिएक्शन किसकी तरफ जा रही है, रिएक्शन नॉन पोलर की तरफ जा रही है, इसलिए इसके बारे में बात हो रही है। चलो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए रिएक्शन उसको फेवर करती है। प्रश्न क्रमांक 16, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बी मेड बाय द रिएक्टिंग मैग्नीशियम विथ, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, तो आप रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो मैग्नीशियम की निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड, यानी यहाँ पर एथिल आयोडाइड की जगह यदि दूसरा भी होता तो भी इसका करेक्ट आंसर, दूसरा मतलब कि एथिल ब्रोमाइड होता, एथिल क्लोराइड होता, वो भी करेक्ट इसका आंसर हो जाता। प्रश्न क्रमांक 17, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज कंप्रेसेस टू द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड में CCl बंधन की तुलना में क्लोरोबेंजीन का CCl बंधन है तो छोटा और मजबूत, छोटा भी होता है थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, अ सॉल्यूशन ऑफ 2-chloro-2-phenyl ethane in toluene racemic solid in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of, रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, टोलुइन में 2-chloro-2-phenyl एथेन का घोल SbCl5 की थोड़ी सी मात्रा में उपस्थिति करने पर धीरे धीरे रेशमित होता है, जिसका कारण क्या बनता है, तो इसका रीजन है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है या कार्बोधन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां, प्रश्न क्रमांक 19वां क्या कह रहा है कि एल्किल हैलाइड के क्वथनांकों का घटता क्रम लिखिए, ठीक है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड, तो घटता क्रम, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमने रेड मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, फॉस्जीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कार्बोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, फॉस्जीन को। तो फॉस्जीन का फार्मूला क्या है, तो फॉस्जीन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, COCl2 उसका फार्मूला होता है, तो CO मतलब कार्बोनाइल और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, याद रखना इसको, आप फार्मूले को भी याद रखना COCl2। क्वेश्चन नंबर 21, इन फ्रीडल-क्राफ्ट synthesis of toluene reactants in addition or to anhydrous LCl3, टोलुइन के फ्रीडल-क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के अतिरिक्त अभिकारक है, तो क्या होता है, तो वहां पर रिएक्शन बेंजीन और मेथिल क्लोराइड की जाएगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, अनप्लेजेंट स्मेलिंग, देखो प्रश्न क्रमांक
22 सॉरी। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है? अप्रिय गंध वाले कार्बिल माइन क्षार यानी अनप्लेजेंट स्मेलिंग ऑफ कार्बिल माइन आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग अल्कली एंड क्लोरोफॉर्म विथ। तो इसमें क्या कह रहा है कि अप्रिय गंध वाले कार्बिल एमिन क्षार और क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर बनाया जाता है। तो इसका आंसर कोई भी प्राथमिक एमाइन हो सकता है। तो सर रिएक्शन क्या है? ये प्राइमरी एमिन वाली रिएक्शन है, कार्बिल एमिन रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बिल एमिन रिएक्शन क्या है? मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ कार्बिल एमिन रिएक्शन क्या है। तो कार्बिल एमिन रिएक्शन हमने लिया सपोज C2H5NH2 कोई भी प्राथमिक एमिन ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया? यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया? हमने यहाँ पर 3 KOH ले लिया। क्लियर है? तो अब रिएक्शन क्या होगी? तो विद्यार्थियों रिएक्शन होगी C2H5NC का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। याद रखना C2H5NC का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अगला कोई भी प्राथमिक एमिन ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 विच अमंग MEX RCH2X और R2CHX और R3CHX मतलब कि तृतीय अल्काइल हैलाइड, द्वितीय अल्काइल हैलाइड, प्राथमिक अल्काइल हैलाइड और मेथिल अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन। तो देखो SN2 रिएक्शन में SN1 की रिएक्टिविटी आप याद रखना कि SN1 में MEX ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में और SN1 में ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो करेक्ट आंसर MEX हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज द बेस्ट। ध्यान रखना एल्काइल फ्लोराइड बनाने की एकमात्र रिएक्शन है, उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिससे आप क्या बना सकते हो? एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अलावा किसी दूसरी रिएक्शन से नहीं होता है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखना। स्वार्ट्ज रिएक्शन यहां बता रखी है हमने। क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन? ये देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन यहां हमने लिख रखी है कि C2H5Cl इसका रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड के साथ किया तो क्या बन गया? C2H5A और AgCl का फॉर्मेशन हो गया। मतलब यहां से Cl निकला, यहां से Ag निकला तो क्या चला गया बाहर? AgCl बाहर चला गया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? तो सर यहां तो C2H5 और यहां से F ये बन जाता आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन प्रश्न क्रमांक 25 निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का एग्जांपल ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया में सबसे आसानी से गुजरेगा? तो अभी हमारी बात हुई कि SN1 और SN2 का ऑर्डर आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ऑर्डर एक बार मैं आपको बताता हूं। देखो SN1 के ऑर्डर की बात हो रही है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम होगा MEX। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये SN1 के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और SN2 के बारे में बात करेंगे तो SN2 इसका जस्ट अपोजिट। अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर तीनों जो एग्जांपल दिए हुए ना ये 3 डिग्री के एग्जांपल दिए हुए। किसके एग्जांपल दिए हुए? 3 डिग्री के। तो 3 डिग्री एग्जांपल में आप देखोगे कि यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर आयोडीन। अब प्रश्न ये आता है कि सर आयोडीन की रिएक्टिविटी ही ज्यादा क्यों बता रहा है ये? उसका कारण है आयोडीन की रिएक्टिविटी बताने का कारण ये है कि आयोडीन इज अ बल्कियर ग्रुप। आयोडीन बड़ी साइज का ग्रुप होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। यहाँ इट इज बिकॉज CI बॉन्ड इज वीकर। क्यों कमजोर होता है? ड्यू टू लॉन्ग बॉन्ड लेंथ। यही तो काम है, उसकी साइज बड़ी होती है इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 26 SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड लीड्स टू। एल्काइल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। याद रखना रेसिमाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 27 क्लोरोपिक्रीन किसकी प्रतिक्रिया से बनता है? तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन होता है यहां पर बता रखा है किससे? क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से। ध्यान रखना किससे? क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पे क्या बनेगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। आगे चलते फिटिग रिएक्शन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए किया जाता है? फिटिग रिएक्शन कैन बी यूज्ड विद प्रिपरेशन ऑफ। तो डाइफिनिल या बाइफिनिल बनाने के काम में आती है। विद्यार्थी फिटिग रिएक्शन क्या है? मैं बोर्ड पे लिख देता हूं फिटिग रिएक्शन क्या है। तो देखो मैंने फिटिग रिएक्शन के बारे में यहां पर लिखा, ये सपोज हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन प्लस यहां पर ले लिया मैंने 2Na प्लस फिर मैंने एक और क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक, क्या हुआ? ये बाय प्रोडक्ट चला गया। तो मेन प्रोडक्ट क्या है? तो मेन प्रोडक्ट आपका एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हो आप? डाइफेनिल या बाइफेनिल कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 29 निम्नलिखित में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है? तो विनाइल हैलाइड के लिए करेक्ट आंसर होगा इसका विनाइल हैलाइड का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट मैंने दे रखा है इन CS3
CH double bond CCl CH2CH3, the Cl is bonded directly to the carbon atom of carbon carbon double bond. ध्यान रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होता है, क्लोरीन जब सीधा जुड़ा होता है तो उसको विनाइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, याद रखना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? तो देखो यहाँ सबसे उच्चतम क्वथनांक क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का रूल ये होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा चेन की लेंथ होगी, ध्यान रखना, चेन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अब इन सब कंपाउंड में चेन की लेंथ किसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको बी वाले ऑप्शन में चेन की लेंथ सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, वे भी जल में अमिश्रणीय होते हैं क्योंकि वे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो दे कैन नॉट बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ध्यान रखना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसलिए वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो हमने लिखा आंसर, दे कैन नॉट बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वे जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए पानी में नहीं घुलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, एथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ। एथिल अल्कोहल जब प्राप्त किया जब एथिल क्लोराइड को उबाला जाता है, तो किसके साथ उबाला जाता है? तो देखो यहां पर हम ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH। तो एक्वस KOH ध्यान रखना, क्या रिएक्शन एथिल अल्कोहल आपको बनाना है, तो किसके साथ में, एथिल क्लोराइड का रिएक्शन आपको करना है KOH के साथ में। कौन से मीडियम में? तो विद्यार्थियों एक्वस मीडियम में। तो यहां से बाहर कौन चले जाएंगे, तो पोटेशियम क्लोराइड चला जाएगा, बचेगा क्या, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ C2H5 बचा और यहाँ पर OH बच जाता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा मामला। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 33, एल्कोहल युक्त एलाइड को अल्कोहल में इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। एल्काइल एलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, प्रतिस्थापन क्या होगा? तो देखो हमने क्या लिखा कि C2H5Cl लिखा, और इसके रिएक्शन अभी हमने किसके साथ करवाई थी, KOH के साथ कराई थी। कौन से मीडियम में? अरे विद्यार्थियों एक्वस मीडियम में। तो इस क्लोरीन की जगह पर कौन आ गया, तो इस क्लोरीन की जगह पर OH आ जाता है। तो इस क्लोरीन का स्थान किसने ले लिया, इस OH ने ले लिया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 34, in SN2 reaction with the sequence of bond breaking and bond formation is as follow। तो SN2 रिएक्शन में बंध का टूटना और बंध का बनना दोनों एक साथ होता रहता है, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ चलती हैं। आपको आ गया होगा SN2 समझ में। एक बार मैं SN2 रिएक्शन आपको बोर्ड पे समझा देता हूं कि कैसे होती है। तो देखो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा C लिखा, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन लिखा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, और बैक साइड में यहाँ से किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जब अटैक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ आ रहा हूं मैं ट्रांजिशन स्टेट में, H लिखा या H लिखा, तो ये क्लोरीन बॉन्ड जो है वो टूटने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये OH बॉन्ड जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करें, बंध का टूटना और बंध का जुड़ना, यानी बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी दोनों प्रोसेस क्या होती है, एक एक साथ चलने लग जाती है। कौन सी रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, और अगले में ये बाहर चला जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो H H H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 35, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल हैलाइड को गर्म करके अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या है, 35वां क्वेश्चन की रिएक्शन में बोर्ड पे आपको लिख देता हूं, समझा देता हूं 35वां रिएक्शन क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 की रिएक्शन में आपको बता देता हूं क्या कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय वार्मिंग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल हैलाइड को गर्म करने पर अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो क्या है, तो देखो हमने लिखा सपोज यहां पर C2H5Br, ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, मैग्नीशियम पाउडर के साथ हुई।
इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, ड्राई ईथर, देखो ये दिया हुआ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक। तो क्या होगा, यहां पर बनेगा C2H5Mg और इसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हो। चल अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए ऑप्शन यहां पर होगा, याद रखना ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके कारण क्या है कि क्लोरीन सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड एक तरफ, तो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ क्लोरीन है, तो उसका उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होगा। ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट के बारे में बात हो रही है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3F। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। देख लेते हैं, फ्लोरीन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीड्स अ सिग्निफिकेंट चार्ज सेपरेशंस एंड द हाई डाइपोल मोमेंट्स इन CH3F, जिसके कारण CH3F में क्या होता है, आवेश का सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण आसानी से हो जाता है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। 38, which reagent is used to convert alcohol to haloalkanes, अल्कोहल और हेलोएल्केन बदलने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, याद रखना थायोनाइल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन बोर्ड पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थायोनाइल क्लोराइड क्या कह रहा है, अल्कोहल को हेलोएल्केन में बदलने के लिए, क्या कह रहा है, अल्कोहल को हेलोएल्केन में बदलने के लिए। देखो रिएक्शन में लिखता हूं, अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, किसकी रिएक्शन, SOCl2 की रिएक्शन करानी, SOCl2 विद्यार्थियों इसका नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, ध्यान रखना। अब क्या होगा, तो यहां से एक H जाएगा, एक O जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, यहां से एक Cl आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो C2H5Cl प्लस यहां पर ऑक्सीजन यहां पर आ गया, तो SO2 बन गया, और एक H और एक Cl, तो क्या बन गया, HCl बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करने पर, यानी जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, तो इसका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, फिनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं। देखो रिएक्शन की तरफ हम चल रहे हैं, तो उस रिएक्शन को मैं समझा देता हूं। तो यहां पर हमने क्या कहा, क्लोरोबेंजीन, तो हमने ये बना दिया आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करने का कह रहा हो, कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन का कह रहा हो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की करा उसने। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करी, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। तो विद्यार्थी यहां से Cl जाएगा, यहां से Na जाएगा, NaCl बाहर चला गया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो यहां पर OH आ जाएगा, ये क्या बन गया, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। प्रश्न क्रमांक 40, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन टू फॉर्म, तो मिथाइल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म सभी बनते हैं, याद रखना, ऑल द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। 41, हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इन सब में सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति कम रिएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन है वो रेजोनेंस दिखाता है। क्या दिखाता है, रेजोनेंस। तो हेलोएरिन्स जो होता है वो रेजोनेंस दिखाता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाउ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या कहा गया है, देखो इसके आंसर भी मैं सीधा लेके आया हूं, ये आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है। इथाइल क्लोराइड, यहां पर आंसर की तरफ आ गया हूं मैं, ये आंसर भी आपको दिख रहा है। इथाइल क्लोराइड यानी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आपको करना है किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में, और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो आपको समझ में आ गया रिएक्शन क्या हुई, यहां से Cl जाएगा, यहां से Na जाएगा, NaCl बाहर निकल चला गया, क्या बन गया, C2H5I बन जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बिल्कुल फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। देखो क्या हुआ, यहां से ये दो Cl बाहर गए, दो Na बाहर गए, वो NaCl चला गया, और दोनों रिंग क्या हो गई, आपस में कपल्ड हो गई, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन,
तीसरा रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KNO2, तो मिथाइल क्लोराइड KNO2 के साथ रिएक्शन करेगी तो यहां से क्या बाहर चला गया, KCl बाहर चला गया, क्लियर है, तो CH3ONO का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन 43, राइट द मेन प्रोडक्ट व्हेन, क्या होता है जब उस प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीन रिएक्शन बैक टू बैक। पहली रिएक्शन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, तो देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज एल्कोहलिक KOH, इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो यदि आपने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया है ना, तो क्या होगा, एलिमिनेशन वाला मामला हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, KCl के साथ चला गया, तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, KCl निकल गया। आगे चले, यहां से एक H जाएगा, यहां से आपका OH जाएगा, क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सर बचा क्या हुआ है, तो CH3CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो ये बन गया यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अगली रिएक्शन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये दिया हुआ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आपके पास क्या है 2,4,6 यानी दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठी पोजीशन पर NO2 ग्रुप है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, आपका हाइड्रोलिसिस मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहां से आप Cl निकाल दो, यहां से H को निकाल दो, बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, HCl हो गया, और इस Cl की पोजीशन पर कौन आके बैठ जाएगा, OH बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया इसका नाम, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है। अगला रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द AgCN, द मिथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करोगे तो क्या होगा, ध्यान रखना यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, Ag और Cl बाहर चला गया और यहाँ बन जाएगा CH3Nc आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को आप स्पेशली याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है, साइनाइड नहीं बनता, आइसोसाइनाइड बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन 44, द रिएक्शन गिवन बिलो नॉन एज, एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा तो उसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, याद रखना डार्जन रिएक्शन, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 45 निम्नलिखित यौगिकों में रिफ्रिजरेंट कौन है, प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन। विरंजक यानी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। तो विद्यार्थी ये तो हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस की बात हुई। अब हम आ गए फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपके स्क्रीन पर आ गए, आप वन बाय वन फिलिंग द ब्लैंक्स को हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसके आंसर होंगे। विद्यार्थियों पहला प्रश्न आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का दिखाई दे रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन इज, सैंडमेयर अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन आपको याद होगी कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और उसका रिएक्शन हम HCl के साथ में या CuCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगला जो दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म को खुला रखने पर, देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को खुला रखने पर बनने वाले हानिकारक उत्पाद का सूत्र लिखिए। द फॉर्मूला ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कीपिंग क्लोरोफॉर्म ओपन इट, तो उसका नाम है फॉस्जिन। ध्यान रखना ये जो COCl2 बना है ना इसको बोलते हैं फॉस्जिन गैस। प्रश्न क्रमांक 3, एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो उसका सामान्य फार्मूला RX हो जाएगा। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड RX हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, ऑन हीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश अ बैड स्मेलिंग गैस इज फॉर्म्ड। यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त एक यौगिक बनता है जिसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड। आपको याद है कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनिल रिएक्शन है। प्रश्न क्रमांक 5, क्लोरिटोन इज हाई क्वालिटी हिप्नोटिक मेडिसिन। याद रखना क्लोरिटीन जो होता है एक उच्च गुणवत्ता वाला कृत्रिम निद्रा अवस्था की दवाई है। क्या है, निद्रा अवस्था की दवाई है। छठा, द रेफ्रिजरेटर फ्रेऑन्स इज, द फार्मूला ऑफ रेफ्रिजरेटर, देखो फ्रेऑन जो होता है वो हम कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट में, तो उसका फार्मूला CCl2F2 हो जाएगा। याद रखना CCl2F2। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। अब हम आगे मैच द कॉलम में, तो मैच द कॉलम में SN1, SN2, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरिटोन और कार्बोनाइल क्लोराइड, इतना मामला दिया हुआ है यहां पर। तो अब
कार्बोनाइल क्लोराइड तो फॉस्जीन हो जाएगा, क्लोरिडॉन अभी का हिप्नोटिक हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन वार गैस हो जाएगा, SN2 सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगा और SN1 फ्री रेडिकल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना। एक मिनट, SN1 यहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं होगा, SN1 होगा कार्बोकेटायन। इसको दुरुस्त कर लीजिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान कर लीजिए, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए, ये वाला गलत हो गया, याद रखना, फ्री रेडिकल नहीं है, ये कार्बोकेटायन। याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्बोकेटायन हो जाएगा, याद रखना। SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन होगा, याद रख लेना है ना, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन कर लेना आप इंग्लिश में, कार्बोकेटायन हो जाएगा। चला आगे, अगला दिया हुआ है मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल्स हमने लिया है इसको। अब देखो SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया अग्निशमन यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो SN1 रिएक्शन जो होता है वो रेसिमाइजेशन होता है, ध्यान रखना। SN1 रिएक्शन हो जाएगा रेसिमाइजेशन, यानी A का तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला दिया हुआ केमिकल इन द फायर्स एक्सटेंशन। अग्निशामक यंत्रों में कौन से रसायन का उपयोग होता है? तो उसका नाम है क्लोरोब्रोमोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोब्रोमोकार्बन भी इसका उपयोग किया जाता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन्स, एल्केन्स के ब्रोमीनीकरण पर क्या बनता है? तो उसको बोलते हैं जेम डाइहाइड का फॉर्मेशन होता है, क्या हो जाएगा जेम डाइहाइड का। नेक्स्ट है दिया हुआ एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइलाइड, एल्काइलाइड से HX का उन्मूलन क्या है? तो उसको बोलते हैं सेटजेफ का नियम, ये चौथा हो जाएगा सेटजेफ का नियम, तो ये आपको याद रख लेना है। अब मैं आ गया हूं आंसर इन वन वर्ड। DDT इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद व्हिच कंपाउंड, यानी DDT किस यौगिक के साथ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया के द्वारा बनता है? तो उसका नाम है क्लोरल, याद रखना क्लोरल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द मेटल यूज्ड वुड्स सिंथेसिस, वुड्स संश्लेषण या वुड्स अभिक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम मेटल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ व्हिच बेंजीन इज ट्रीटेड विद, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लो, यहां पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। टोल्यूल इज ऑब्टेन्ड, नेम ऑफ द रिएक्शन, तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। क्या रिएक्शन हो जाएगा? फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो जब बेंजीन को किसी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मिथाइल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो टोल्यूल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है, याद रखना रिएक्शन को। प्रश्न क्रमांक 4, ऑन हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल व्हाट विल बी फॉर्म्ड? तो एल्केन, अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? एल्केन बनता है। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द फॉर्म्ड ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ बेंजीन को गर्म करने पर क्या बनता है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन को गर्म करने पर BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। छठा प्रश्न, अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर। छठा प्रश्न, अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? क्या कारण है कि अल्काइल हैलाइड का प्रकृति पोलर है, ध्रुवीय है, फिर भी ये पानी नहीं घुलता है? तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इससे वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अगले आगे चलते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो उभयनिष्ठ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो द न्यूक्लियोफाइल्स विच टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं उसको हम लोग उभयनिष्ठ या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट एंड द रिएक्शन कंडीशन, अभिकर्मक और प्रतिक्रिया की स्थितियों के आधार पर ये जो होते हैं द रिएक्शन में टेक्स प्लेस प्रीडोमिनेंटली एट वन ऑफ द सेंटर्स। तो अभिक्रिया की स्थिति के आधार पर किसी भी एक सेंटर से रिएक्शन करता, मतलब एक बार में दोनों सेंटर से कंबाइन नहीं होता, एक बार में सिर्फ एक ही सेंटर से कंबाइन होता है। जैसे हमने लिखा CN, तो CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो सर CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों हो गया? तो देखो बता देता हूं। यदि मैंने यहां पर लिखा कि C2H5CN लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया C2H5LC लिख दिया, तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बार कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से और एक बार कार्बन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन से।
तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड, एथिल साइनाइड, और इसको बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। तो जो CN ग्रुप या NC ग्रुप होता है ना, इसको हम एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 डोनेटिंग सेंटर्स होते हैं, इसलिए ये दिया हुआ एग्जांपल। आगे चलते हैं, फ्रेऑन, DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म के उपयोग बताइए। तो स्क्रीन पर आपको उपयोग चल रहे दिख रहे होंगे आपको, स्क्रीन पर उपयोग क्या क्या है इसके। तो फ्रेऑन का उपयोग पहले देख लेते हैं। फ्रेऑन यानी डाइक्लोरो CF2, यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन बोल सकते हैं इसको, आमतौर पर इसको CFC के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में किया जाता है। बॉडी स्प्रे में भी आजकल ये इसका इस्तेमाल किया जाने लग गया है, ठीक है ना, इसका यूजेस हो गए। और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है और इसका निर्माण बहुत जगह प्रतिबंधित कर दिया गया। DDT क्या है? तो DDT का नाम हमने लिखा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन द पेस्टिसाइड्स, बहुत अच्छा सा पेस्टिसाइड है, ध्यान रखना, कीटनाशक अच्छा था, ये मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इस कारण भी बहुत सारी कंट्री में इसको बैन कर दिया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ये एरोसोल और रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाने लग गया है। इसके अलावा इसका उपयोग डिटर्जेंट एजेंट के रूप में भी किया जाता है, कुछ घरों में दाग धब्बे हटाने के लिए भी किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग क्या है? तो आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में होता है और इसके आपत्तिजनक गंध होती है, मतलब इसकी थोड़ी सी हम कह सकते हैं बैड स्मेल्स होती है हल्की सी। और आगे देखें तो इसका आगे दिया हुआ है कि त्वचा के संपर्क में आने पर ये जो आयोडीन जो वहां पर जमा हो जाता है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो ये इनके सबके यूजेस हो गए। अब एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। क्या करना है? रिएक्शन को कंप्लीट करना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब क्या दिया हुआ है? पहली रिएक्शन है CH3 CH2 CH2Cl एसीटोन और हीट। दूसरा रिएक्शन दे रखा है यहां पर KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तीसरा रिएक्शन दे रखा है NaOH के साथ रिएक्शन, अगला पोटेशियम साइनाइड के साथ, नेक्स्ट C2H5Cl के साथ में, और अगला SOCl2 के साथ। तो यहां पर ही हम बैक टू बैक आप लोगों के लिए 7 अलग अलग रिएक्शन लेके आए। सातों रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इन सातों रिएक्शंस के सॉल्यूशन को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखो विद्यार्थियों, में सीधे इनके आंसर की तरफ आपको ले चल रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको। तो देखो पहली रिएक्शन जो थी उसका सॉल्यूशन ही आ गया। इसको हम लोग फिंकलेस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलेस्टीन रिएक्शन है। तो देखो फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। तो हमने देखा इस रिएक्शन में, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर चला गया, NaCl चला गया, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगली रिएक्शन ये कौन सी है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में? हमने पहले बताया था K और Br बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बाहर जाएगा? OH, और यहाँ सब H को बाहर निकाल दो तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा एक तो KBr और एक हो जाएगा इसका H2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगली रिएक्शन 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन NaOH के साथ होगा, हाइड्रोलिसिस करना आपको। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से Br को निकालना, यहाँ से Na को निकालना, NaBr आपका बाहर चला जाएगा और इस Br की प्लेस पर कौन आके बैठ जाएगा? OH आके बैठ जाएगा। ये रिएक्शन आपकी होगी। चलो फोर्थ रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन आपको स्क्रीन पर आ गई, CH3 CH2Br। इसका रिएक्शन में क्या होगा? KBr बाहर चला जाएगा तो प्रोपोनाइट्रस बन जाएगा। फिर विलियमसन सिंथेसिस आप लोग अच्छे से जानते हो, ईथर बनाने की मेथड से। इसमें ईथर बनाने की मेथड में क्या होगा? तो देखो इस रिएक्शन को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको निकालना होगा, यह आपका है Na और यहाँ से Cl बाहर चला गया, क्या बना? C6H5O C2H5 बन जाएगा, एथिल फेरेट ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगली रिएक्शन, इसको डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। डार्जन रिएक्शन मैंने आपको ऊपर MCQ बताया आपको। डार्जन रिएक्शन क्या होगा? यहाँ से पूरा OH ग्रुप बाहर जाएगा, एक O तो इसके साथ चला जाएगा, तो आपका क्या बन गया? SO2, यहाँ से H और Cl, और यहाँ पर क्या आ गया? Cl आ गया। अगली रिएक्शन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा। ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, तो CH3 CH2Br का फॉर्मेशन होगा। अगला 2-मिथाइल-ब्यूट-2-इन, तो बन जाएगा 2-ब्रोमो-मिथाइल-ब्यूटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। अब आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को लिखिए। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए, बोर्ड पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन है,
आप चाहो तो मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूँ, इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में आती है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो क्या इस रिएक्शन में एथिल अल्कोहल लिया 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिए और 6 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, CHI3 का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म सिल्वर एजेनो3 के साथ में रिएक्शन करने पर येलो प्रेसिपिटेट देता है जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं देता है, क्यों? देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न, रीजन वाला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कहा यहाँ पर कि व्हेन आयोडीन इज हीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अ येलो प्रेसिपिटेट यानी AgI इज ऑब्टेन्ड, बट क्लोरोफॉर्म डजंट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज इन क्लोरोफॉर्म कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन द कार्बन आयोडीन बॉन्ड इन आयोडोफॉर्म। यानी जब आयोडोफॉर्म को सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो पीला प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म यह अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म में कार्बन क्लोरीन बंध आयोडोफॉर्म में कार्बन आयोडीन बंध की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न क्रमांक 6, व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से C2H4 का फॉर्मेशन हो गया। अगली रिएक्शन सैंडवेयर अभिक्रिया उदाहरण से लिखिए। तो इसमें क्या होता है, डीकंपोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट यानी सैंडवेयर रिएक्शन व्हेन अ डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्यूप्रस हाइलाइट। डाइजोनियम लवण का अपघटन होता है, डाइजोनियम लवण के घोल में संबंधित हैलोजन अम्ल में घुले क्यूप्रस हाइलाइट की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो डाइजो समूह को हैलोजन परमाणु द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपको बोर्ड पे आ गई दिख रही है आपको, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर CuCl लिया और यहाँ CuBr लिया तो Br बनेगा, CuCl HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन और CuCl HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, गिव केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसको DDT बनता है, और इसमें एक और आगे प्रश्न दे रखा है कि हाउ इज DDT इज फॉर्म्ड, राइट वन एप्लीकेशन। DDT कैसे बनता है, तो DDT इज डाइक्लोरो diphenyl trichloroethane is formed by the condensation of 1 molecule of chloral with 2 molecule of chlorobenzene in presence of concentrated H2SO4। तो DDT का फॉर्मेशन, इसके निर्माण में क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं और क्लोरल लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। रिएक्शन आपको आगे दिख रही है, ये आपके सामने रिएक्शन आ गई है, क्लियर है। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन क्लोरल की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफेनिल बन जाएगा और आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। इसका उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, क्या है, प्रश्न क्रमांक 9, राइट द जेम डाइलाइड एंड विसिनल डाइलाइड। जेम डाइलाइड और विसिनल डाइलाइड होते क्या है, तो व्हेन बोथ हैलोजन एटम आर लिंक्ड विद वन कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन देन इज नोन एज द जेम डाइलाइड, और जेम मींस जेमिनल, दैट इज सेम पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन पर होना। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के एक एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इसे जेम डाइलाइड कहते हैं। जेम का मतलब होता है जेमिनल यानी कि समान स्थिति में। मैं इसको पूरा डिटेल में आगे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको। व्हेन बोथ हैलोजन एटम आर कनेक्टेड टू टू डिफरेंट नेबरिंग कार्बन एटम, मतलब जब अलग अलग कार्बन पर जुड़ा होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विसिनल, और एक पे जुड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे, जेमिनल। तो देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, या क्या एग्जांपल, एक ही कार्बन पर, देखो यहाँ बता रखा है हमने एग्जांपल में, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया जेमिनल। और अलग अलग कार्बन पर, नेबरिंग कार्बन पर है तो उसको विसिनल। तो याद रखना, यदि एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल, और अलग अलग कार्बन पर वो जो ग्रुप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इसको बोलते हैं जेमिनल और इसको नाम दे दिया विसिनल। ये जरूर याद रखना आप लोग। अगला, आयोडोफॉर्म में, व्हाई डज आयोडोफॉर्म हैवी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडोफॉर्म में अच्छी खासी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो the antiseptic property of the iodoform are the attributes to the iodine which are the produced when the substance comes into contact with the skin। यानी जब ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है ना तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जब आयोडीन हमारे त्वचा के संपर्क में आता है तो यह I2 को छोड़ देता है। ये I2 कर लेना, इसको I2 कर लेना, आयोडीन को वहां पर छोड़ देता है। I2 किसको छोड़ देता है, आयोडीन को वहां पर स्किन पर वो छोड़ के चला जाता है। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एट्रिब्यूट्स टू द लिबरेशंस ऑफ I2, और इसी कंडीशन में वो आयोडीन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। ये वाला मामला हो जाता है, इसलिए इसकी अच्छी खासी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। प्रश्न क्रमांक 11, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल आयोडीन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, गिव रीजन।
एथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट एथिल ब्रोमाइड के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होने का क्या कारण है? तो देखो, कारण ये दिया हुआ, इन एल्किल हैलाइड कंटेनिंग सेम एल्काइल ग्रुप, boiling point increases with increases in the atomic weight of halogen atom. Molecular weight of ethyl iodide is more than the ethyl bromide and therefore boiling point of ethyl iodide is also high. तो समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के परमाणु भार वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है और एथिल आयोडाइड का आणविक भार एथिल ब्रोमाइड से अधिक होता है, इसलिए एथिल आयोडाइड का क्वथनांक भी अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्पष्ट कीजिए कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन का उभार इसके आर्थोशुष्क मेटा डेरिवेटिव से अधिक क्यों होता है। एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराडाइक्लोरो इज हायर देन द ऑर्थोएड मेटा डेरिवेटिव। तो डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है उसका पैरा डेरिवेटिव मोर सिमेट्रिकल होता है देन इट्स ऑर्थोएड पैरा मेटा डेरिवेटिव्स, देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। विद्यार्थियों, ये तो आप जुड़े हुए थे आपके चैनल पर जिसका नाम था स्पीड हायर एजुकेशन। आपका अपना एक और चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, यदि आपका खुद का चैनल है वहां पर भी आप जाकर पिछले 12 वर्षों के PYQ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वहां प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगे और यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किन किन टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, उन टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो हम चलते हैं, फिर मुलाकात आपसे जल्द होने वाली होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।